Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से एक नया चैप्टर है जो हमारा बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, दैट इज डीबीएमएस, है ना। तो डीबीएमएस से हम लोग चीजें शुरू करते हैं और इसके बाद एक एक करके एसक्यूएल तक हम पहुंचेंगे और सारी की सारी चीजें जो कि हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है वो हम कर लेंगे। तो चलिए कहानी हमारी शुरू हो चुकी थी क्लास 12 के सिलेबस से, जिसमें हम लोगों ने पाइथन रिवीजन टूर किया था एंड देन हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर है जिसको करते जा रहे हैं। तो ये लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद हमारा कनेक्टिविटी बचेगा, बस हो जाएगा पूरा, है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले यार, जब आप इस चैप्टर को शुरू करते हो, चाहे वो एसक्यूएल हो चाहे वो डीबीएमएस वाला चैप्टर हो, आप सबसे ज्यादा किसके बारे में बात करते हो? मतलब चर्चे किसके हैं सबसे ज्यादा? आज अगर आप आज की डेट की बात कर लोगे ना, तो यार सोना हो या चांदी हो, सबसे महंगा तो क्या है यहाँ पर? डेटा ही है, चांदी से भी महंगा है। अच्छा देखिए क्या चीज है, चर्चे किसके हैं? डेटा के। तो आखिरकार ये डेटा है क्या जिसके पीछे देश दुनिया लड़ रही है? यार वो डेटा है क्या आखिरकार? देखिए, अगर किताबी भाषा की बात करें तो कहता है कि जो डेटा है ना वो क्या है? रॉ फैक्ट्स है। ठीक है, अगर हम आसान भाषा में कहें तो आपका नाम, आपका रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पास कौन सी स्ट्रीम है, कितने बजे आप उठे, कितने बजे आपका, ये सब क्या है? दैट इज व्हाट डेटा है। ठीक है। मंथ के एंड में आपके घर पर एक मैसेज है जो जाता होगा, जिसके अंदर बताते होंगे कि भाई आप इतने दिन प्रेजेंट थे और इतने दिन एब्सेंट थे। कई कई जगह तो अगर आप आज एब्सेंट है तो तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा कि आप आज एब्सेंट थे, है ना। अगर आपको जानना है कि भाई पिछले साल आपके संस्कृत में कितने नंबर आए थे, तो आपको याद नहीं होगा, बट उसका डेटा भी अभी तक संभाल करके रखा होगा स्कूल वालों ने, और आप पूछ सकते हो, देख सकते हो कि हाँ इतने मार्क्स मेरे थे। आपकी मार्क आपने देखा होगा, कई लोगों की मार्कशीट गुम जाती है ना, या किसी मतलब कोई भी XYZ रीजन की वजह से खो जाती है, चोरी होगी, कुछ भी हो गया, कट पट गई। अब कैसे पता चले कि यार उस सन में हमने पढ़ाई की थी और इतने मार्क्स थे हमारे, है ना। और इसका सबूत भी कहां से आए वो तो आपको पता होगा ना, किसी और के सामने कैसे प्रूफ करोगे? मार्कशीट के, बट वो मार्कशीट तो है नहीं, है ना। तो आप क्या करते हो? वापस से स्कूल या उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो और अपने डेटा को रिट्रीव करते हो दोबारा से, है ना। तो वो भी थोड़ी ना याद करके बैठे होंगे, है ना। लोगों को फोन नंबर नहीं याद रहता, ये तो बहुत दूर की बात है ना, अनएक्सपेक्टेड सी चीज। तो वो भी क्या करेंगे, अपने जहां पर भी उन्होंने इस डेटा को रखा होगा और वहां से आपको उठा करके आपका डेटा है जो दे देंगे। तो मतलब हम ना जीरो लेवल पर जाकर के अहमियत देख रहे हैं इस चीज की है क्या। ठीक है। अब इतनी अहमियत वाला है क्या? तो इतनी अहमियत वाला डेटा यानी कि रॉ फैक्ट्स जैसे नाम, नेम, रोल नंबर, ये सब क्या हो गए? आपके डेटा के अंदर ही हैं जो आते हैं। एक बंदे की ये जो सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है, बस ये डेटा है। इंडिविजुअली ये एक वैल्यू की तरह काम करते हैं, बट जब हम इसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं ना, तब ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। मतलब अगर इस लाइन को डीपली समझे, मैंने आपके सामने लिखा 12, आपके सामने लिखा P, आपके सामने लिखा रिया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बजाय कि आप इसको अंदाजा लगा लो कि ये गर्ल का नेम है, बाकी आपको इनके बारे में तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया, तो अब ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बन गई, जिसके थ्रू कोई मीनिंग या सेंस है जो निकल रहा है। डेटा अपने आप में तो रॉ और फैक्ट्स है, ठीक है। जैसे मैंने चंदन लिखा, अब समझ में नहीं आ रहा है कि किसी का नाम है या सिटी है या क्या है ना। लेकिन अगर मैंने यहां पर लिख दिया किसी का नेम, तो अब ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बन गया जो हमें एक सेंस, एक मीनिंग दे रहा है, जिसको हम आगे फर्दर किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो डेटा, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, आप जब भी डेटा की डेफिनेशन पढ़ोगे तो किताबों में आपको यही दिखेगी। और इसका सेंस, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 31 लिखा है, तो नाउ दिस 31 इज डेट, एज, मार्क, सैलरी, वॉट, पता नहीं है। बट अगर मैंने इसके आगे लिख दिया एज, तो ये किसी की एज को डिनोट है जो नंबर कर रहा है। नाउ दिस इज द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया। अब इससे एक सेंस निकल रहा है
और ये हम फर्दर किसी पर्पस के लिए यूज में ला सकते हैं। तो डेटा की कहानी को आपने देखा, इसकी इंपॉर्टेंस देखी। अब कुछ आगे चलते हैं। ये सारी वर्डिंग आपकी एनसीईआरटी की है, ठीक है। कहता है कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की अगर लाइफ की बात करें, है ना। मैंने कहा ना, देश दुनिया आपस में लड़ रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भाई आपने हमारा डेटा लिया, आपने हमारा डेटा लिया। आप जीता जागता एग्जाम्पल ले लो, कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि डेटा के ऊपर ही स्टैंड कर रही है ना। तो मतलब अगर आप कहोगे ना कि नींव है किसी चीज की, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव क्या है? व्हाट डेटा है। बिना डेटा के हम एआई इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी डिसीजन ले रहा है, पैटर्न बना रहा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डेटा। ओपन एआई हमारे लिए चैट जीपीटी फ्री क्यों है? तुम्हारा मेरा भला कर रहे हैं वो? हाँ, नहीं ना। क्या कर रहे हैं वो? हमसे हमारा डेटा ले रहे हैं और अपने एआई को हमारे डेटा के थ्रू स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, है ना। इतने यूजर्स कैसे आएंगे? फ्री होगा तभी तो आएंगे ना, तभी तो हम अपने विचार उसके साथ डालेंगे कि हाँ, और उतना डेटा उसको मिलेगा और स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। जब आया था चैट जीपीटी और आज अगर आप उसको देख रहे हो, तो आंसर्स में जमीन आसमान का फर्क है। आज उसके जो आंसर हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिबल है ना, नियर टू द, आप कह लोगे कि मतलब कभी कभी तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमें ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते कि जैसा आंसर हमें उसने दिया है ना। इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट आंसर आपको जो मिल जाता है, इतने सारे वेज आपको वो दे पा रहा है, दैट इज क्योंकि वो हमारा डेटा ले रहा है, ठीक है। और अपने आप को डेटा ले लेकर के एक स्ट्रॉन्ग एआई है जो बना रहा है। तो जब डेटा की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो फिर चलिए आगे चलते। चलिए फिर अब देखते हैं डेटा के बारे में चीजें। कहता है कि डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने और आपने चीज जान ली है अभी तक, भाई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेली लाइफ की बात हो, चाहे वो डेली लाइफ की बात ना हो, क्योंकि डेटा आप कह लो इट्स लाइक अ किंग। 21वीं सदी का इसको जो है आप कह लो कि ऑयल बोला गया है ना। तो आज तो कहेंगे कि तेल से महंगे दाम भी हैं इसके। तो स्कूल्स हो, चाहे बैंक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, आपका सीबीएसई का डेटा हो, है ना। सो हर जगह पर आपका डेटा है जो मुख्य भूमिका निभा रहा है, ठीक है, मेन रोल है डेटा का। तो कह रहा है कि स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, डेली बेसिस पर बहुत डेटा है जो जनरेट होता है, ठीक है। और इतना सारा डेटा है जो स्टोर भी किया जाता है ना। आप खुद ही देख लो कितने आप ट्रांजेक्शन है जो करते होंगे, तो हर डिटेल है जो रहती है ना, कि भाई फलानी तारीख को आपने इतने बज के इतने सेकंड पर ये डेटा इतने पैसे हैं जो निकलवाए थे, है ना। तो कहते हैं कि इन अर्लियर डेज डेटा वॉज स्टोर्ड मैनुअली इन रजिस्टर्स। अगर हम पुराने दिनों की बात करें, जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तब आपने देखा था ना या टीवी वगैरह में कि भाई अकबर एक बड़ी सी वो लेकर के बैठ जाता था, है ना, चिट्ठा सा, फिर राजा ऐसे ऐसे पढ़ता था, है ना। पुरानी जोधा अकबर टाइप ऑफ फिल्मों में आपने देखा था। तो उस टाइम पर भी उनके पास डेटा स्टोरेज के लिए कुछ ना कुछ होता था, मैनुअली लिखा करते थे। फिर उसके बाद हम रजिस्टर्स का टाइम है जो आया, जब पेज बने, है ना। तो कहता है कि बट द अमाउंट ऑफ डेटा इंक्रीज, मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग बिकम डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा हो गया कि भाई यार मैनुअली आपने सॉल्यूशन निकाल लिया डेटा को रखने का, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि उन मैनुअल रिकॉर्ड्स को रख पाना बड़ा ही टफ हो गया। जैसे आप एग्जांपल ले लो फाइल्स का, है ना। जैसे मैं आमतौर पर, आपने मेरे पुराने वीडियोस में एग्जांपल देखा होगा कि मान लो तुमने एक स्कूल खोला, है ना। उस स्कूल था आपका 1 2 3 4 5, 5 ही क्लास थी उसके अंदर, है ना। अगर हम एवरेज मान करके चले कि भाई हर क्लास में आप ने, मान लो 2001 में अगर वो स्कूल खोला है, तो हर किसी क्लास में आप 2 रजिस्टर है जो ले रहे हो। और अगर अब हम 1 से 5 तक की क्लास की बात करें, और अगर आप 2001 से लेके अब 2025-26 तक आ चुके हो, है ना, तो यहां तक आते आते अब ऑफकोर्स बच्चे भी बड़े होंगे, है ना, रजिस्टरों की संख्या भी बड़ी होगी, है ना। अब 2 से किसी में 3 तो किसी में 5 हुए होंगे रजिस्टर। अब ये क्लास 5वीं तक था, 5th तक था, तो 12 तक हुआ होगा। तो आप देख लो कि मेरे को 2-3 कमरे बनवाने पड़ेंगे ना अलग से रजिस्टर रखवाने के लिए। चलो ठीक है, कमरे हमने बनवा भी लिए, लेकिन अगर मुझे कोई डेटा उसमें से सर्च करना होगा तो 2-3 बंदों की छुट्टी तो करानी पड़ेगी। तो अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकली सोच करके देखोगे कि कितना टफ हो जाएगा, कोई बारिश के दिन है, कोई कैसे, मुझे सब तरीके से उन रजिस्टर्स को, उन डेटा को संभाल करके रखना है। कोई भी बच्चा आकर के बोल दे कि हाँ मेरा तो फलानी फलानी मार्कशीट मेरे को चाहिए, है ना। तो ऑल्दो तो छोटी क्लासेस की मार्कशीट इतनी मायने नहीं रखती, बट हम हाँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के चलते, इसीलिए तो डेटा डिजिटलाइज किया जा रहा है ना। तो कह दो कि भाई इंक्रीमेंट हुआ डेटा का जैसे जैसे, तो उनको इस तरीके से मैनुअल रिकॉर्ड्स के अंदर रख पाना वॉज वेरी वेरी टफ, है ना। तो कहता है कि देयर वी नीड इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स लाइक फाइल्स हो गया, डेटाबेस हो गया। तो हमने
डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया अपने डेटा को। ठीक है, अब जैसे एनसीईआरटी में ही आपके एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई आप अपने स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर का एग्जाम्पल ले लो, है ना, तो अब उसमें कितनी मैनुअल एंट्रीज करनी पड़ती है, मुझे पी लिखना पड़ेगा प्रेजेंट पर, ए लिखना पड़ेगा एब्सेंट पर, पूरे साल के लिए ये कितना हैक्टिक है जो हो जाता है। आपको नहीं पता 30 और 31 जो तारीख होती है ना टीचर्स के लिए, है ना, एकदम ऐसे होते हैं कि भाई मतलब आप कह लो कि एक तो उस रजिस्टर में कोई गलती नहीं हो सकती, है ना, कुछ कुछ जगह तो ऐसा रूल है ना, फिर टीचर्स बेचारे वो वाला पेन फाउंटेन कौन सा होता है जो मिटने वाला पेन है ना, उससे आपके रजिस्टर की एंट्री कर रहे होते हैं। तो मतलब आप ये कह लो कि भाई इस तरीके से आप पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड, है ना, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मुझे अगले साल भी उस रजिस्टर को संभाल के रखना पड़े और उसके अगले साल भी। तो देखो अब डेटा आपका दो तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता था, फाइल्स के थ्रू हो सकता था, डेटाबेस के थ्रू हो सकता था। डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। एक सेकंड रुकिए, है ना, देखिए डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। रिलेशनल डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स and the tables are linked using a common field. Relational is suitable for medium for large amount of data. देखो डेटा के हिसाब से ना हम चुनाव कर रहे होते हैं कि मुझे किस किस में अपने डेटा को है जो रखना है। बेसिकली आपके पास फाइल्स हैं और डेटाबेस, इनको हम समझते हैं, इन्हीं के लिए तो पूरी क्लास कर रहे हैं यार, है ना। फ्लैट फाइल्स की बात करें तो ये मैंने पीछे फोटो से लिख करके आपको बता दी। तो यहाँ पर देखो बड़ा सा टफ सा हो गया, है ना, कि कैसे मतलब संडे लिखना है। कई मेरे जैसे टीचर हुए जो है ना हॉलीडे मतलब 4 तारीख को था उसकी जगह 5 को कर दिया, है ना। तो ये काफी सारी दिक्कतें हैं जो टीचर्स के साथ होती हैं। एंड नॉट ओनली टीचर्स को मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप हर जगह देख लो ना, है ना। ठीक है, सो डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। कम डेटा हमारा चल जाएगा, बट जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बारी आएगी ना उस टाइम पर चीजें बहुत टफ हो जाएंगी। तो कहते हैं कि मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग तो बड़ा टफ हो गया था हमारे लिए, है ना। तो हमने क्या करा, डिजिटली डेटा के साथ में डील करना शुरू करा। कहता है कि मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक। राइटिंग स्टूडेंट डिटेल्स अगेन एंड अगेन मे कॉज स्पेलिंग मिस्टेक्स इफ रजिस्टर इज लॉस्ट और डैमेज्ड। ऑल डेटा इज लॉस्ट परमानेंटली। वो स्कूल वाला एग्जाम्पल ले लो ना, कोई बच्चा आया अपने रिकॉर्ड को लेने के लिए, वो रजिस्टर ही चूहा खा गया हो, है ना, उसी रजिस्टर पर आकर के बारिश का पानी गिरा हो, वो ही रजिस्टर गुम गया हो, है ना, तो कैसे हो परमानेंटली आप उसका रिकॉर्ड तो चला गया ना तुमको याद ना मुझको याद, अब हवा में हम बातें करते हैं। कहते हैं कि सर्चिंग ओल्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स, बहुत सारा टाइम है जो आपका कंज्यूम होगा, है ना। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जो सरकारी दफ्तर थे, खैर आज भी आपको फाइलों पे फाइलें हैं जो चढ़ी हुई दिखाई देंगी, है ना, पुराने पुराने रिकॉर्ड्स लाइब्रेरीज के अंदर आप देख सकते हो, पुराने इतने न्यूज़पेपर, है ना। तो कैसे फिजिकली उन चीजों को मेंटेन करना कितना टफ है जो हो जाता है। कम अमाउंट में तो ठीक है 2 या 4 है, लेकिन आप खुद सोचो कि साल भरते भरते आपकी खुद की अलमारी एकदम तबाह हो जाती है 20-25 किताबों से ही। ठीक है, तो मैनेज करके रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि ऑल्सो कैलकुलेशन मिस्टेक भी पॉसिबल है जो हो सकती है, चाहे वो मंथली आपका अटेंडेंस रजिस्टर ही क्यों ना हो। जब हम सॉल्यूशंस की तरफ भागे तो हमने सॉल्यूशंस तो ढूंढे, लेकिन उनमें भी बड़ी कमियां थी जिनसे हम बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ है जो गए। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखो फाइल सिस्टम्स का जमाना है जो आ गया। आप अपने कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बना करके रखने लग गए चीजों को, और उसके अंदर आप अपने अटेंडेंस रजिस्टर या जो भी है उन फाइलों को आपने रखा, स्टोर किया। कहता है कि अ फाइल इज अ कंटेनर। अगर एक फाइल की बात करोगे, बचपन में आपसे जब कंप्यूटर पढ़ा था तो पूछा भी भाई फाइल क्या है, आपने कहा फाइल एक ऐसा रिकॉर्ड है जहां पर आप क्या करते हो, अपने डेटा को स्टोर करके रखते हो, है ना। तो फाइल सिस्टम स्टोर्स डेटा इन सेपरेट फाइल्स ऑन स्टोर डिवाइसेस, जैसे हार्ड डिस्क हो गया एक्सेट्रा। जैसे आप एक और एग्जांपल ले लो यार, अभी आप फाइल हैंडलिंग पढ़ करके आए हो, तुमने सीएसवी, बाइनरी, टेक्स्ट, ये सारी फाइलें पढ़ी थी। तो मतलब हमने क्या करा, अब सॉल्यूशन ढूंढा कि मैनुअली रिकॉर्ड कीप करना तो बहुत मुश्किल हो गया है ना। मतलब फाइलों पे फाइलें चढ़ती जाएंगी, बड़ा प्रैक्टिकली चीजें हमारे लिए टफ है ना। ओके, तो हमने क्या करा, हमने फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करा, हमने बाइनरी, सीएसवी इन फाइलों का इस्तेमाल करा। लेकिन
इनमें भी दिक्कतें हैं जो आई थी, अभी पता करेंगे उन सारी दिक्कतों को। तो हमने अपने रिकॉर्ड्स को इन फाइलों के अंदर स्टोर करना स्टार्ट किया। अच्छा, फाइलों के अंदर आप किसी टेक्स्ट को, सीएसवी डेटा को, प्रोग्राम इमेजेस हो गया, इन सब को आपने स्टोर करना शुरू किया। अब ऐसा था, फाइल सिस्टम के अंदर ना डेटा स्टोर हो रहा था सेपरेटली। When the number of files and volume of data increases, several problem arises. These problems make file inefficient for large organizations like school, banks, है ना, हॉस्पिटल्स के लिए। मतलब आपने सॉल्यूशन ढूंढा तो सही, लेकिन जब से जैसे डेटा की तादाद बढ़ती गई ना, कि मतलब नंबर ऑफ डेटा आपका बढ़ता गया, तब तब चीजें हैं जो मुश्किल में डालने लगी, है ना। हमने डिजिटलाइज किया तो सही डेटा, लेकिन प्रॉब्लम्स आई। अब उन प्रॉब्लम्स को हम लोग डिटेल में देखते हैं, फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को। सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो आई डेटा रिडंडेंसी के अंदर। कहता है कि रिडंडेंसी का मतलब है सीधा सा कि आपका डेटा है ना, उसकी डुप्लीकेसी होना स्टार्ट हो गया। सेम ही डेटा मल्टीपल फाइल्स के अंदर आ गया। मतलब कुछ ऐसा ना हो कि यार एक फाइल में डेटा है तो मैं दूसरी फाइल में डालूं तो मुझे बता दे कि भाई ये डेटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड, है ना। आपने एक फाइल बनाई, फिर दूसरी फाइल के अंदर भी आप सेम ही एंट्रीज कर रहे हो, तो डेटा की डुप्लीकेसी यहां पर है जो क्रिएट होने लगी। ठीक है। अब ये कहता है कि जैसे आप एक स्कूल का एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा है कि भाई स्टूडेंट नेम जो है ना वो इस फाइल के अंदर स्टोर है, स्टूडेंट का नाम अगेन आपने इसके अंदर भी स्टोर कर रखा है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह स्टोर करें, वहीं से इंफॉर्मेशन आपकी फैच होकर के आ जाए, या कुछ ऐसा हम प्रैक्टिकल कर पाते। कहते हैं कि ऑल्सो अगर दो सिबलिंग है तो मम्मी पापा का नाम क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो अगर सेम होगा तो उसके मम्मी पापा की एंट्री भी है जो दो रोल नंबर के लिए सेम हो जाएगी, तो गार्जियन डिटेल भी आपकी रिपीटेड हो जाएगी। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे, मतलब आप कह लो जो अनदेखे जो है ना कि भाई प्रॉब्लम्स है, वो आपको देखने को मिलेगी फाइल सिस्टम के अंदर। तो इससे वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस होता है, अननेसेसरी रिपीटेशन हो रही है ना, एरर के चांसेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब यहां पर नेक्स्ट आता है डेटा रिडंडेंसी के बाद में इनकंसिस्टेंसी। व्हेन सेम डेटा स्टोर्ड इन डिफरेंट फाइल्स डज नॉट मैच। इसके लिए एक बेहतर एग्जांपल होगा कि मान लो तुम्हारे पास एक बच्चा आया, आप मान लो एक क्लास टीचर का एग्जांपल लेते हैं। बच्चा आया क्लास टीचर के पास में, बोलता है कि भाई मेरा फोन नंबर चेंज हो गया मैम, है ना। मैम ने क्या करा, अपने इस फाइल के अंदर तो कर दिया, लेकिन जो मान लो एडमिन के पास है, जो उसकी मान लो इंफर्मरी के अंदर फाइल है, या उसकी फीस वाले काउंटर के पास में जो फाइल है, वहां हर जगह हर फाइल पर मैम जा जाके थोड़ी ना कराएगी नाम आपके स्कूल, सॉरी आपका फोन नंबर चेंज, है ना। आपके हॉस्टल में मान लो आपका फोन नंबर वही, तो आपने एक जगह चेंज कराया, ऐसा नहीं हुआ कि वो आपको हर जगह रिफ्लेक्ट हुआ, है ना। तो कह लो कि भाई एक जगह जो डेटा है ना वो हर जगह मैच नहीं हो रहा। ऐसी दिक्कतें भी हैं जो फाइल सिस्टम के अंदर आई। सपोज कि आपका नाम यहां पर देखो, अब ये दिक्कत तो ऐसी दिक्कत है जो कि जरूर आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो किसी का नाम रिया है तो उसने, आप कह लो कोई रिया लिखेगा तो कोई रिया लिखेगा, है ना। कहता है कि टीचर अपडेटेड वन फाइल, ऑफिस स्टाफ फॉरगॉट टू अपडेट अनदर फाइल। सेम एग्जांपल जो मैंने दिया है। नाउ सिस्टम शोज टू डिफरेंट स्पेलिंग्स। कहते हैं कि दैट कैन बी डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब ये एग्जांपल आपके किसके, डेटा इनकंसिस्टेंसी के हैं। तो कंफ्यूजन होती है रिपोर्ट्स के अंदर, रॉन्ग रिजल्ट जनरेट हो जाता है ना। ट्रस्ट इश्यूज जो है वो डेटा के ऊपर दिखने लगते हैं कि भाई नहीं ये डेटा ट्रस्टवर्दी नहीं है। जैसे आपने ना काफी बार लोगों से सुना होगा, है ना, कि यार उनके जो मतलब आधार कार्ड वगैरह में नाम कितने चेंज हो जाते हैं, है ना। उनके स्कूल की मार्कशीट में कुछ रीता था, फिर कहीं रीता लिखा हुआ है ना। तो हिंदी में भी ऐसी दिक्कतें हैं जो हो जाती हैं। तो आप ये देखोगे चीजें कि यस ऐसी कंफ्यूजन जनरेट होती है, जो कि प्रैक्टिकल चीज है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 100% चीजें सही चलेंगी, है ना। ऐसे केसेस आते हैं, तो ऐसे में डेटा की इनकंसिस्टेंसी इसको बोला जाता है। तो ये फाइल सिस्टम के अंदर चीजें ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसी चीजें हो ना, हम इनको अवॉइड कर पाए, उसके लिए हम सॉल्यूशन की तरफ दौड़े। लेकिन चलो आगे पढ़ते हैं। अब डेटा आइसोलेट भी हो जाता है कि अगर आपका डेटा जो है ना, फाइल्स आर सेपरेट एंड नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। आपकी एक फाइल है जो कि लाइब्रेरी की फाइल है, आपकी एक फाइल है जो कि कैंटीन की फाइल है, आपकी एक फाइल है जिस एडमिन वगैरह की है, एक आपके मार्क्स वार्क्स भी है। अब इन सबको ना जो है कनेक्ट होना पड़ेगा एक परफेक्ट या फिर एक करेक्ट रिजल्ट के लिए, कि आपने लाइब्रेरी से कितनी बुक्स इशू कराई थी, दी भी कि नहीं दी। आप पीसी लेके चले गए, पता चला 15 बुक्स आपने इशू करा रखी और एक भी सबमिट नहीं करी,
तो जब टीसी देने वालों को ये चीज पता होती तो वो तुमको टीसी नहीं देते, कहते पहले हमारी बुक जमा कराओ। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना। तो लाइब्रेरी वाले डेटा को कभी कनेक्टिविटी ही नहीं मिली कि भाई आप तो टीसी करा के चले भी गए, अब लाइब्रेरी वाली मैम क्या करे। तो यानी कि वो फाइल आइसोलेट ही पड़ी थी ना, उसका कनेक्शन ही नहीं था कभी किसी के साथ में। तो जैसे स्टूडेंट का अटेंडेंस आर रिलेटेड बट नो ऑटोमेटिक लिंक बिटवीन देम, जैसे प्रिंसिपल चाह रहा है कि भाई आपके अटेंडेंस रिपोर्ट आपके स्टूडेंट और इन दोनों में कोई लिंक ही नहीं है ना, तो आपके गार्जियन वार्जियन का फोन नंबर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों डेटा आपस में लिंक ही नहीं है। तो एक को उधर से ढूंढना पड़ेगा, एक को उधर से ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो प्रोग्रामर मस्ट राइट सेपरेट कोड टू एक्सेस बोथ। This is time consuming होगा। In large organization many files are created at different times by the different people. Understanding structure of each file become difficult. जैसे अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पर तो क्या है कि लोग आ रहे हैं काम करने, फिर छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, है ना। हो सकता है वही प्रोग्रामर हो, उसको कुछ टाइम बाद याद ही ना हो कि उसने ये पर्टिकुलर कोड लिखा भी था कि नहीं लिखा, है ना। तो ये हम ह्यूमंस के साथ ये दिक्कतें आ सकती है। तो जब अगर मल्टीपल लोग भी उसके ऊपर फाइलों पर बना रहे हैं ना, तो हो सकता है कई बार वो मल्टीपल फाइलें बना दे, एक ही फाइल जैसी दो दो फाइलें और बना दे, है ना। तो किसी फाइल को लिंक ही ना करें, तो ऐसी दिक्कतें आएंगी जब आपका डेटा आइसोलेट रहेगा या हो जाएगा, है ना। प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन फाइल स्ट्रक्चर, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। सपोज कि स्कूल की फाइल है ना, वो डिसाइड करती है नया रो ऐड करना ईमेल। अब कहते हैं कि ऑल प्रोग्राम्स दैट एक्सेस स्टूडेंट मस्ट बी मॉडिफाइड, जितने उसको अब एक्सेस कर रहे हैं ना उन सबको भी अपने अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा, न्यू कॉलम लेकर के आना होगा ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पर भी है जो डेटा डिपेंड करता है। इफ यू नॉट मॉडिफाई प्रोग्राम्स क्रैश हो जाएगा, या फिर आपको रॉन्ग आउटपुट है जो बेसिकली आ रहा होगा। कहता है कि ये डेटा डिपेंडेंसी हो गई, कि वहां चेंजेस दिखेगा, हर जगह फाइल के अंदर चेंजेस दिखेगा। मतलब जो स्टूडेंट फाइल है ना, जहां जहां भी लिंक कर रही है ना, वहां वहां भी आपको ईमेल आईडी जो है जोड़नी पड़ेगी। अब पता नहीं कितनी जगह कर रही है, तो डेटा की डिपेंडेंसी हुई कि नहीं कल, ठीक है। सो ये चीज है जो आपकी हो गई, ठीक है। अब शेयरिंग प्रॉब्लम, डेटा शेयरिंग प्रॉब्लम। देखो मान लो आप कुछ डेटा है जो जैसे मान लो आपने स्कूल के अंदर एक फाइल बना ली है ना। अब आपको ये जानना है कि भाई व्यू ओनली मेरे को किसको जो है देना है, मतलब परमिशन, और मुझे एडिटर की परमिशन किसको देनी है, ये बंदा डाउनलोड कर पाए कि ना कर पाए। ऐसा होता है ना, आप अपनी एक्सेल वेक्सेल की या जो भी आप गूगल ड्राइव पर कोई चीज बनाते हो तो वो आपको परमिशन के लिए देता है कि आप इसको परमिशन दो या इसको ना दो, है ना। तो अगर मान लो कि कोई आपका ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है स्कूल के अंदर, तो आपने पेरेंट्स को एडिटर बना दिया उसके अंदर। अब पेरेंट तो कुछ भी करेगा, अपने बच्चे के 100 में से 100 वहां पर डाल देगा, है ना। तो अगर बैंक वालों ने हमें एडिटर की ऑप्शन दी होती तो अंबानी से ज्यादा जीरो हमारे अकाउंट के अंदर होती, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो होनी चाहिए जब आप डेटा को शेयर कर रहे हो पब्लिकली, है ना। तो जैसे टीचर्स अपडेट कर पाए, पेरेंट्स सिर्फ उसको व्यू कर पाए, है ना। तो जो है ऑफिस स्टाफ अपडेट कर पाए उसकी पर्सनल डिटेल्स को, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा कि आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे तो कोई भी मॉडिफाई करेगा, तो फिर इससे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हो जाएंगी। तो अब कहते हैं कि प्रॉब्लम्स तो हैं, है ना, प्रॉब्लम्स तो हैं, आएंगी ही आएंगी। लेकिन ऑलरेडी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना हमारा फाइल सिस्टम से हम सफर कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है ना, बट हमारे पास में क्या है, सॉल्यूशन भी है। बट क्वेश्चन आता है कि कैसे हम जो है स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को, बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खैर, तो आंसर क्या है आपके पास में, आंसर आपके पास में है कि हमने सॉल्यूशन निकाला यहाँ पर डीबीएमएस के साथ में काम करने का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में काम करने का हमने डिसीजन है जो लिया, उसको हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर कि भाई डीबीएमएस हमारी किस हद तक ये सारी की सारी जो दिक्कतें हैं ना उनको दूर कर पाता है ना। तो ये हमारा फाइल सिस्टम था। मैनुअल अगर फाइल के अंदर डेटा रखा, फिर डिजिटल हमने फाइल्स के इसका सहारा है जो लिया, और फिर अब हमें पता चला कि भाई रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, डिपेंडेंसी, सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो अब सॉल्यूशन हमने पा लिया कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आपका एनसीईआरटी का जो फर्स्ट कह लो कि भाई
या आपके सिलेबस की भी बात करें कि फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ था दैट वाज रिलेटेड टू दिस कि हमें फाइल सिस्टम और उसकी कमियों को देखना है, ताकि उन कमियों से हम ये अंदाजा लगा पाए कि भाई प्रॉब्लम कहां पर है और इसका सॉल्यूशन क्या है ना। जो हमारा पूरा का पूरा आगे चैप्टर आएगा डीबीएमएस का, तो वो इसी कह लो कि वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी, तो इसी नीड के ऊपर क्रिएट हुआ हमारा व्हाट डीबीएमएस, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय। और